अस्सलाम वालेकुम। आई एम सौर औरंगजेब फ्रॉम द मुस्लिम स्कॉलर स्कूल सिस्टम रहीम यार खान। और आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसके अंदर आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज। यानी कि हमने बॉन्ड्स की नेचर को और उनकी जो खसूसियात होती हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करना है। यहाँ पे फर्दर हम दो चीजों को पढ़ेंगे, आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स को। सबसे पहले जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि कैसे बने होते हैं। The oppositely charged ions are held together by a strong electrostatic force of attraction in the form of crystal lattice। देखिए, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस होने की वजह से इनके बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है जो दो चार्जेस को एक साथ कंसिस्टेंसी के साथ जोड़े रखे। उसके बाद इसकी स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के अंदर बता रहा है आयनिक कंपाउंड होते हैं ये रिजिड होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्टेबल सॉलिड होते हैं और इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होते हैं। इसके अंदर यह बताया गया है आयनिक कंपाउंड सख्त मॉलिक्यूल होते हैं, हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये स्टेबल सॉलिड का मतलब है जो स्टेबल चीज होती है उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल होता है, मेल्ट करना उतना ही मुश्किल होता है। तो इसलिए रिजिड और स्टेबल सॉलिड होने की वजह से ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे। आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट या पास आउट नहीं करवा सकते। उसकी रीजन बिकॉज आयंस आर टाइटली हेल्ड एंड कैन नॉट मूव, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में जो आयंस होते हैं वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। जितना ज्यादा अटैच्ड होंगे आयंस उतना ही ज्यादा वो बैड कंडक्टर होता है। उसके बाद आ जाते हैं सोल्युबिलिटी इन वाटर, क्या ये पानी में हल होते हैं या नहीं होते। आयनिक कंपाउंड आर आल्सो जनरली सोल्यूबल इन वाटर, ये पानी में हल हो जाते हैं। वाटर नॉट ओनली ब्रेक द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बट आल्सो हाइड्रेट द रिजल्टिंग फ्री आयंस। इसमें यह बताया गया कि ये पानी में हल हो जाते हैं। पानी में हल, ये सिर्फ पानी इनको हल नहीं करता बल्कि इनके आयंस भी बना देता है। इसको आयनाइजेशन भी कहा जा सकता है। यहाँ पर दिखा हुआ है रिएक्टिविटी इन एक्वा सॉल्यूशन, यहाँ पर हमने सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट लिया हुआ है, उसका रिएक्शन हम पानी के अंदर करवाएंगे। इसको हाइड्रोलाइसिस भी कहा जाता है। अब इसके अगर आप गौर करें तो जब पानी, ये है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इनके भी आयंस बन गए Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसी तरह AgNO3 ये है पॉजिटिव का और ये है नेगेटिव का, इसी तरह इनके भी आयंस बन गए। अब जब आयंस बन जाते हैं तो ये वाला जो सिल्वर है ये क्लोरीन के साथ मिलकर सिल्वर क्लोराइड बना देगा। बाकी ये सोडियम और ये नाइट्रेट जो है आयंस की शक्ल में मौजूद रहेंगे। आई होप आपको आयनिक कंपाउंड के हवाले से चीजें समझ आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं कोवलेंट के हवाले से। देखिए, जो कोवलेंट कंपाउंड होता है ना, इसकी डेंसिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट को हम देखते हैं। ड्यू टू वेरी वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि हमने कल भी बात की थी कि कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर अट्रैक्शन कम होती है एज कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड, क्योंकि इनके अंदर वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं इनके मॉलिक्यूल्स के अंदर, इसलिए इनकी डेंसिटी और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। कोवलेंट सॉलिड्स, जितने भी कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं या जितने भी कोवलेंट एलिमेंट्स होते हैं ये एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन फॉर्म दोनों में पाए जाते हैं। एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं इर्रेगुलर शेप वालों को, यानी कि ऐसे सॉलिड जिनकी शेप इर्रेगुलर होती है, और क्रिस्टलाइन कहते हैं रेगुलर शेप वालों को या 3D शेप वालों को, यानी कि जिनकी शेप रेगुलर होती है, वेल अरेंज्ड होते हैं। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि कोल और डायमंड में क्या फर्क है। देखिए, कोल एक एमॉर्फस फॉर्म होती है, यानी कि इररेगुलर फॉर्म होती है कार्बन की, जबकि जो डायमंड जो होता है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है कार्बन की। ये बात एक पॉइंट हो गया। उसके बाद कोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल, जो कोयला होता है वो एज अ फ्यूल हम यूज करते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा ईंधन के तौर पर इसको यूज किया जाता है इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग प्लांट्स। ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग प्लांट्स में नहीं बल्कि आप एज अ फ्यूल इसको, पुराने जमाने में जो ट्रेन वगैरह ये इस तरह की व्हीकल्स होती थी उनमें कोयले को यूज किया जाता था एज अ फ्यूल। ड्यू टू रिजिड स्ट्रक्चर्ड, अब जो डायमंड होता है आप सब जानते हैं कोयला बहुत ही ज्यादा नरम होता है, जो डायमंड होता है वो सख्त होता है। ड्यू टू रिजिड स्ट्रक्चर, क्योंकि डायमंड का स्ट्रक्चर हार्ड होता है, इज द हार्डेस्ट थिंग ऑन दिस प्लेनेट, इस पूरी दुनिया में सबसे हार्डेस्ट थिंग जो है वो डायमंड है। इट इज यूज्ड एज कटिंग, पॉलिशिंग एंड ड्रिलिंग टूल्स,
और बेटा आपको मैं एक और चीज भी बता दूं, जो चट्टाने वगैरह ये इस तरह के जो पहाड़ होते हैं ना, उसके दरमियान में जो कटिंग वगैरह होती है वो भी डायमंड ड्रिल से की जाती है। डायमंड के उसके ऊपर पानी चढ़ा होता है जिसके तौर पे उसकी फिर कटिंग की जा सकती है। अब आते हैं ग्रेफाइट पे। ग्रेफाइट एक वैसे भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इट इज कंसिस्ट ऑफ लेयर स्ट्रक्चर, इसकी लेयर्स होती हैं, मेड अप ऑफ हेक्सागोनल रिंग। देखिए हेक्सा का मतलब होता है 6, गोनल का मतलब होता है कोने, यानी कि इसके 6 कोने होते हैं। 6 कॉर्नर्स रिंग होती है इसकी। सिंस लेयर्स आर नॉट बॉन्डेड स्ट्रांगली, क्योंकि इसकी जो लेयर है वो स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं होती, दे कैन स्लिप पास ईच अदर, तो ये एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो सकते हैं। लाइक एक ये आप पेबल्स ले लें, या कोई जिस तरह बंटे वगैरह होते हैं वो ले लें, एक लेयर नीचे लगाए, उसके ऊपर फिर एक लेयर और लगाएं बंटों की। आप थोड़ा सा जैसे उसको पुश करेंगे आप देखेंगे कि नीचे वाले जो बंटों की लेयर होगी ना वो यूं सेपरेट हो जाएगी और ऊपर वाले उसके अंदर फिट हो जाएंगे जाके। तो ये उस तरह से होता है। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोसिटी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, इसलिए ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इसको एज एन इलेक्ट्रोड भी यूज किया जा सकता है आयनाइजेशन इन वाटर के अंदर। कोवलेंट मॉलिक्यूल्स आर कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर एंड एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अब यहाँ पे देखें, ये हमने लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर जब पानी को ऐड करेंगे तो पानी क्या है, इसके आयंस बना देगा, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर भी जब वाटर को ऐड करेंगे तो ये आयंस बना देगा, हाइड्रोजन आयंस अलहदा और सल्फेट के आयंस अलहदा। ये आज की आपकी बेटे डायरी थी, पेज नंबर 46 टू 48। जितनी चीजें आपको यहाँ पे बोर्ड पे बताई गई हैं, आपने इन पेजेस में इन चीजों पर ज्यादा तवज्जो देनी है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Assalamu alaikum, sir. Ayaz from the Muslim Scholar School System, grade 9, सब्जेक्ट बायोलॉजी। आज की हमारी डायरी है पेज 48 और टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस गोल्गी अपरेटस। हमने प्रीवियस लेक्चर में सेल ऑर्गेनेलिस को डिस्कस किया था, तो आज हम आगे पढ़ रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस गोल्गी अपरेटस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने लगे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो सबसे पहले हम इसकी डिफाइन देखेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती क्या है। इट इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्डेड चैनल, लिखा हुआ है इट इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्डेड चैनल। ये एक नेटवर्क है किसका, मेम्ब्रेन बॉन्डेड। एक झिल्लियां होती हैं सारी, और एक जिस तरह से एक रास्ता होता है इसी तरह से प्रेजेंट थ्रूआउट द साइटोप्लाज्म, पूरे साइटोप्लाज्म में एक रास्ते की तरह फैली हुई हैं सारी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस, और इनको हम नाम देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल के अंदर पूरे साइटोप्लाज्म में ये क्या होती है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड चैनल, यानी मेम्ब्रेन का एक रास्ता बना होता है, उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हम नाम देते हैं। और ये होता किस सेल में, यूक्रियोटिक सेल में। हमने सेल जो पढ़े हुए हैं, एक प्रोक्रियोटिक सेल, एक यूक्रियोटिक सेल। जो प्रोक्रियोटिक सेल है उसमें कुछ ऑर्गेनेलिस भी मिसिंग होती हैं जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड होती हैं, तो ये यूक्रियोटिक सेल की हम बात कर रहे हैं। और यूक्रियोटिक सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड चैनल, यानी एक मेम्ब्रेन का रास्ता बना होता है, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं। अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स की बात करें तो दो टाइप्स हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दोनों का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, और स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से दोनों का जो फंक्शन है वो भी डिफरेंट हो जाता है। अब स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंट है, नाम से जाहिर है, एक है रफ एक है स्मूथ। अब रफ क्या होता है, खुरदरा होना, स्मूथ क्या है, इस तरह से बिल्कुल प्लेन सीधा होना। वो रफ क्यों है और दूसरी स्मूथ क्यों है। अगर हम इसकी बात करें ये रफ क्यों है, ये रफ इसलिए है क्योंकि इसके साथ राइबोसोम अटैच है। डायग्राम में भी आपको नजर आ रहा है कि इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम अटैच है, और ये राइबोसोम का अटैच होना इसको रफ बनाता है। जबकि जो स्मूथ है वो स्मूथ क्यों है, क्योंकि वहां पे राइबोसोम अटैच नहीं होता, तो राइबोसोम का अटैच होना इसको रफ बनाता है। और दूसरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो टाइप है उसका राइबोसोम के साथ अटैच ना होना उसको वैसे का वैसे स्मूथ रहना देता है। तो फंक्शन का डिफरेंट क्या आता है, क्योंकि इसके साथ रफ के साथ राइबोसोम अटैच है
और हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये भी फिर प्रोटीन बनाने का ही किरदार अदा करेगा सेल के अंदर, जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर राइबोसोम नहीं है, तो साफ ज़ाहिर है ये प्रोटीन बनाने का काम तो नहीं कर सकता। तो इसके कुछ और काम है, और इसका और काम क्या है स्मूथ के, जैसे कि लिपिड मेटाबॉलिज्म। लिपिड मेटाबॉलिज्म, अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि जब आप किसी भी सब्सटेंस को छोटी चीज में कन्वर्ट करें या छोटे सब्सटेंस को बड़ा बनाएं, यानी एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, जब आप खाना खाते हैं तो उसमें जो लिपिड होता है उसको तोड़ना या तोड़ के फिर से बड़ा करना, ये क्या है, मेटाबॉलिज्म है। तो हमारे फूड में जो लिपिड का मेटाबॉलिज्म चलता है वो उसमें जो फंक्शन है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म कर रहा होता है, वही उसको ब्रेक भी कर रहा होता है, वही उसको बना भी रहा होता है। तो एक तो ये फंक्शन हो गया, और एक फंक्शन ये है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर आने वाले जो भी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जो कि सेल के लिए नुकसान होते हैं, हार्मफुल जो कि सेल को नुकसान दें, उनको डिटॉक्सिफाई करता है, उनको सेल से बाहर निकाल देता है। एक इसका ये काम है कि लिपिड मेटाबॉलिज्म करना, एक हार्मफुल सब्सटेंस को सेल से बाहर डिटॉक्सिफाई करना, और एक है इसका कंट्रक्शन का। अब कंट्रक्शन क्या होता है, सुकड़ना, जैसे कि मसल हमारे कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें भी ये किरदार अदा करता है। अगर मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सम अप करूं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एक नेटवर्क है मेम्ब्रेन बॉन्डेड का, जो कि पूरे साइटोप्लाज्म में यूकेरियोटिक सेल के अंदर फैला हुआ है। इसकी दो टाइप्स हैं, कौन सी दो टाइप्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम अटैच होता है, स्मूथ में राइबोसोम नहीं होता, ये लैक ऑफ राइबोसोम है। राइबोसोम होने की वजह से ये रफ है, और इसमें राइबोसोम ना होने की वजह से ये स्मूथ है। इसका फंक्शन क्या है, प्रोटीन बनाना, और इसका फंक्शन क्या है, लिपिड मेटाबॉलिज्म, हार्मफुल केमिकल या हार्मफुल सब्सटेंस को डिटॉक्सिफाई करना, और कंट्रक्शन यानी कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना। ये एक्टिन प्रोटीन को एक्टिव करता है। वो कैसे, क्योंकि ये हमारी बुक में ये नहीं लिखा हो, तो वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये कैल्शियम आयन क्या देता है, एक्टिव एक्टिन प्रोटीन को देता है, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो ये हमारा टॉपिक था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हमारे गोल्जी अपरेटस, ये हमारी एक और ऑर्गेनेलिया जो आज हम डिस्कस करने लगे हैं, गोल्जी अपरेटस, जो कि 1898 एन इटालियन फिजिशियन कैमेलियो गोल्जी, इस साइंटिस्ट ने, इस फिजिशियन ने इसको डिस्कवर किया था 1898 में। और आपको मैं बताऊं कि इस साइंटिस्ट को 1906 में मेडिसन और फिजिशियन के तौर पर अवार्ड भी, नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। कब मिला है, 1906 में। और ये पेपर में अक्सर पूछे जाने वाले एमसीक्यूज है कि कैमेलियो गोल्जी को नोबेल प्राइज कब मिला था, तो कब मिला था, 1906 में। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। Golgi apparatus in 1898, an Italian physician Camillo Golgi discovered a set of flattened sac in the cytoplasm. इस फिजिशियन ने 1898 में साइटोप्लाज्म में छोटी छोटी थैलियां, सैक डिस्कवर की थी जो फ्लैटेंड थी। फ्लैटेंड का मतलब होता है चिपटी होना। देखें जिस तरह से ये एक दूसरे के ऊपर जिस तरह से एक फ्लैट बना होता है, इस तरह से है। तो कैमेलियो गोल्जी ने ये सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक को साइटोप्लाज्म में डिस्कवर किया, और ये जो फ्लैटेंड सैक है इसको हम नाम देते हैं सिस्टर्निका, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर स्टॉक नुमा बनी होती है। तो ये पूरा जब स्टॉक बन जाता है तो उसको गोल्जी अपरेटस का नाम देता है। फिर से दोबारा सिंपल करके बता रहा हूं कि 1898 में इटालियन फिजिशियन कैमेलियो गोल्जी ने सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक को डिस्कवर किया, और ये जो फ्लैटेंड सैक है ये सिस्टर्नी कहलाती है। और ये जब पूरा स्टॉक बन जाता है तो उसको हम गोल्जी अपरेटस का नाम देते हैं। दो टर्म थी, एक सिस्टर्नी और एक है गोल्जी अपरेटस। तो ये फ्लैटेंड सैक सिस्टर्नी कहलाती है, और इसका पूरा स्टॉक क्या कहलाता है, गोल्जी अपरेटस कहलाता है। और ये बहुत प्लांट में भी है और ये एनिमल, दोनों सेल में पाए जाते हैं, प्लांट के सेल में भी और एनिमल के सेल में भी। अगर हम इसका फंक्शन देखें तो मैंने आपको जिस तरह से बताया हुआ है,
हमारा जो सेल है वो लाइक अ सिटी काम करता है। जिस तरह से एक सिटी में गवर्नमेंट होती है तो सेल में न्यूक्लियस होता है, और इस तरह से चीजों को बाहर निकालने के लिए, तोड़ने के लिए डिस्पोजल यूनिट मौजूद होते हैं। इस तरह से सेल में भी डिफरेंट ऑर्गेनेलिज्म मौजूद होता है। जिस तरह से सिटी में एक पोस्ट ऑफिस होता है, तो ये जो हमारा गॉल्जी अपरेटस है एक पोस्ट ऑफिस के तौर पर भी काम करता है। किसके तौर पर? पोस्ट ऑफिस के तौर पर। अब पोस्ट ऑफिस का क्या किरदार है? पोस्ट ऑफिस का यह किरदार होता है कि आप उनको कोई चीज देते हैं, वो उसको अच्छे से पैकेजिंग करते हैं। पैकेजिंग करने के बाद जहां पे जो आप उसको एड्रेस देते हैं वो वहां पे उसको पहुंचाते हैं। तो यही इसका किरदार है। देखिए, इट मॉडिफाई प्रोटीन कमिंग फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड पैक देम इनटू स्मॉल मेम्ब्रेन बॉर्डर सैक कॉल्ड गोल्जी वेसिकल। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन आएगी, ये उसको मॉडिफाई करेगा और उसको अच्छे से पैक करेगा। उसको अच्छे से पैक करने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा। कहां पे? सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट कर देगा। तो यही काम एक सिटी में पोस्ट ऑफिस का होता है। आप उसको जो चीज देते हैं वो उसको क्या करता है? पैक करता है। पैक करने के बाद सिटी से बाहर वो उसको उसके एड्रेस पे पहुंचा देता है। तो यही गॉल्जी अपरेटस का काम है। वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाली प्रोटीन को अच्छे से मॉडिफाई करता है, उसको पैक करता है, फिर उसको सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट कर देता है। डायग्राम में भी नजर आ रहा है कि फ्लैटेंड जो है उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। और पूरा जब स्टॉक बन जाता है तो उसको हम गॉल्जी अपरेटस का नाम देते हैं। और एक और टर्म यूज की थी, गॉल्जी वेसिकल। गॉल्जी वेसिकल क्या है? जब वो प्रोटीन को पैक कर लेगा छोटी छोटी थैलियों में तो उसको हम गॉल्जी वेसिकल का नाम देते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गॉल्जी अपरेटस। थैंक्स। Assalamu alaikum, sir. Ayaz from the Muslim Scholar School System, grade 9, subject computer. आज की हमारी डायरी है पेज 64, 65 प्लस 66। टॉपिक है कार्नफ मैप, या इसको हम के मैप भी पढ़ते हैं। अगर हम कार्नफ मैप की डिफाइन करें, a कार्नफ मैप is a graphical representation which can be used to solve Boolean algebra expression and minimize a logic function where algebraic computation are not employed। इसका ये कह रहा है कार्नफ मैप में कि हम कार्नफ मैप को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किस लिए? वो बूलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशन को सॉल्व करता है और लॉजिक फंक्शन को मिनिमाइज करता है, और इसमें अलजेब्रिक कंप्यूटेशन एम्प्लॉयड नहीं होता, या ये अलजेब्रिक कंप्यूटेशन पे एम्प्लॉय नहीं होता। यहाँ पे इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे पास मेन टर्म होता है, वेरिएबल होता है और एक्सप्रेशन होता है। मेन टर्म में M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6 और M7, और यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं, A, B और C। इनको लिखने का तरीका ये है, जब ये A है आप पहले 4 0 लिखेंगे, फिर 4 1। अब ये B है 2 0 2 1 2 0 2 1, जबकि C में आप इसको किस तरह से लिखेंगे? 0 1 0 1 0 1 0 1। पहले वाले में 4 0 4 1, और दूसरे में क्या था? 2 0 2 1, और इसमें क्या है? 0 1 0 1। अब इसका ये एक्सप्रेशन किस तरह से होता है? जहां पे 0 होगा वहां पे हम कंप्लीमेंट लगा देंगे। ए पे भी 0 है, कंप्लीमेंट है। बी पे भी 0 कंप्लीमेंट, सी पे भी 0 कंप्लीमेंट। M1 में देखें A 0 है, B 0 है, C क्या है? 1 है, तो C पे कंप्लीमेंट नहीं लगेगा, A और B पे कंप्लीमेंट लगेगा। A 0 B 1 C 1, तो यहाँ पे जस्ट A 0 है तो A पे कंप्लीमेंट लगेगा। A 1 B 0 C 0, यहाँ पे B और C पे कंप्लीमेंट लगेगा, A पे नहीं लगेगा। A 1 B 0 C 1, यहाँ पे जस्ट B 0 था तो B पे कंप्लीमेंट लगाया हमने। यहाँ पे हमारे पास C 0 है तो C पे कंप्लीमेंट लगेगा। यहाँ पे हमारे पास तीनों वैल्यू में 0 नहीं है, 3 वेरिएबल 0 के बगैर थे, तो किसी पे भी हमने कंप्लीमेंट नहीं लगाया। तो जहां पे 0 होगा जस्ट उस वेरिएबल पे हम उसको एक्सप्रेस करते वक्त कंप्लीमेंट लगाएंगे, बाकी पे नहीं लगाएंगे। तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी किसकी? कार्नफ मैप की। अब हम उसके स्ट्रक्चर की तरफ आ रहे हैं। अगर कार्नफ मैप में 2 वेरिएबल हों तो हमारे पास कितनी रोज और कितने कॉलम बनेंगे? 2 रोज और 2 कॉलम बनेंगे, अगर वेरिएबल 2 हों तो।
यहाँ पे जैसे हमारे पास 3 थे, लेकिन हम स्ट्रक्चर में 2 का भी मैंने बताया, 2 रोज 2 कॉलम। अगर वेरिएबल 3 हो तो फिर क्या होगा, 2 रोज 4 कॉलम। अगर वेरिएबल 4 हो तो 4 रोज और फिर 4 कॉलम बनेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब एग्जांपल क्या है, उसी कारण मैं आपको समझाने के लिए कि हम एग्जांपल दे रहे हैं। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है a डॉट बी कम्प्लीमेंट प्लस a कम्प्लीमेंट डॉट b प्लस a डॉट b। यहाँ पे हमने 2 रोज बनाई हुई हैं और 2 कॉलम बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे देखें, पहला हमारे पास है a डॉट बी कम्प्लीमेंट, तो ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b का कम्प्लीमेंट। तो हमने क्या करना है, b का कम्प्लीमेंट 0 है और a क्या है, 1 है। तो 1 0 क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। इसके बाद प्लस a कम्प्लीमेंट डॉट b, तो यहाँ पे हम देखें a कम्प्लीमेंट, a क्या है, 0 है और b क्या है, 1 है। तो फिर भी इनको देखने से भी आंसर 1 आएगा। और ये हमारे पास क्या है, a डॉट b, a क्या है, 1 है और b क्या है, 1 है, तो फिर भी 1 आएगा। तो इस तरह से 2 रोज और 2 कॉलम को हमने सॉल्व किया। अब आगे फ्रॉम द के मैप वी कैन फॉर्म द ग्रुप। तो एक ग्रुप और 2 ग्रुप। पहला ग्रुप हम डिस्कस करने लगे, ग्रुप ऑफ 2 वंस इन द सेकंड कॉलम। ये हमारे पास सेकंड कॉलम है जिसमें 2 वंस हैं। अब उसका हम ग्रुप बनाने लगे हैं, वो किस तरह से बनता है, यहाँ पे देखें, एक 1 तो a का कंप्लीमेंट और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, b, a कंप्लीमेंट डॉट b और प्लस क्या है, a डॉट b, ये और ये a डॉट b। अगर हम इसको सॉल्व करें, a कंप्लीमेंट प्लस a, b का क्या हुआ, b को हमने कॉमन ले लिया। अब a कंप्लीमेंट प्लस a इज इक्वल टू 1, तो ये बन गया 1 डॉट b और हमारी इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन 1b। अब सेकंड में देखें, ग्रुप ऑफ 2 वंस इन द सेकंड रो। अब ये किस तरह से है, a और b का कंप्लीमेंट और है प्लस a डॉट b। और यहाँ पे हमने क्या करना है, किस तरह से हम इसको सॉल्व करने लगे हैं, b कंप्लीमेंट प्लस b, यहाँ पे हमने a को कॉमन ले लिया। अब हम इसको सॉल्व करने लगे हैं, ये आंसर आ जाएगा 1 डॉट a और हमारी जो इक्वेशन 2 बनेगी वो है a। अब हम दोनों इक्वेशन को जब कंबाइन करेंगे तो जब हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ब्रैकेट में a कॉमन b इज इक्वल टू b प्लस a। ये हमारा आज का लेक्चर था, सब्जेक्ट कंप्यूटर, और डायरी क्या थी, पेज 40, 64, 65, 66। थैंक्स। Assalamu alaikum, dear students. Me, Amna Ghulam Rasool from the Muslim Scholar School System. I'm your teacher of Islamiyat for grade 9. आज की आपकी डायरी है बाब सोम, सबक नंबर 5, हिज्जतुल विदा मुकम्मल। अहम नकात पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। हिज्जतुल विदा, इस हज को हिज्जतुल विदा क्यों कहा जाता है। याद रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में 4 मरतबा फरीज़ा उम्रा अदा किया और एक दफा आप जिंदगी में हज अदा कर पाए। तो चूंकि ये आपकी जिंदगी का पहला और आखिरी हज था, इसलिए इसको हिज्जतुल विदा कहा जाता है। अहम वाकयात क्या है इसके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज की नियत की तो इस सिलसिले में इस्लाम की दावत तबलीग की जिम्मेदारी पूरी होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज करने का इरादा किया। इस सिलसिले में आपने गिरदनवा के इलाके में तमाम सहाबा कराम को हज के लिए पैगाम भेजा और इस ऐलान पर इर्द गिर्द के तमाम मुसलमान इकट्ठे होना शुरू हो गए। हफ्ता 26 जिलकदा 10 हिजरी को आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर की नमाज के बाद मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए। आपने एहराम बांधा हज और उम्रे के लिए। हमने लिखा है हज किरान की मुराद, चूंकि आपने उम्रे और हज की नियत से आप निकले थे, इस वजह से जो एहराम आप जो नियत करते हैं उम्रे के लिए और हज के इकट्ठे के लिए आप नियत करते हैं और उसके जो एहराम बांधा जाता है उसे हज किरान कहते हैं। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी के जानवर साथ लेकर आए थे, इसलिए आप हज की नियत भी साथ रखते थे। मक्का मुकरमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा, एक हफ्ते के सफर के बाद मदीना मुनव्वरा से आप मक्का मुकरमा पहुंचे। वहां कुछ देर के लिए जी तोबा में रात गुजारी। अगले दिन वही फजर की नमाज के बाद गुस्ल फरमाया,
फिर मस्जिद हराम में दाखिल हुए और आप खातिमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह का तवाफ फरमाया और सफ़ा मरवा की सई की। फिर आगे है मकाम हिजून पर क़याम। मस्जिद हराम में तवाफ़ सई के बाद वलाई मक्का में हिजून के पास क़याम फरमाया और दोबारा तवाफ नहीं किया, अलबत्ता एहराम बरकरार रखा, क्योंकि आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज उम्रे का इकट्ठा एहराम बांधे हुए थे। इसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ कुर्बानी के जानवर भी साथ लेकर आए थे। मीना में तशरीफ आवरी है। 8 ज़िलहज्जा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर, असर, मगरिब और इशा और अगले दिन 9 ज़िलहज्जा तक 5 नमाजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीना में अदा फरमाई। मीना में 4 रकअत वाली नमाजें कसर करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकअत पढ़ी। मैदान अराफात में आमद। 9 ज़िलहज्जा को सूरज तुलू होने के बाद आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना से चल पड़े और अराफात तशरीफ लाए और वादे निमरा में आराम फरमाया। सूरज ढला तो आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी कस्वा पर सवार होकर वादे उन्ना में तशरीफ लाए और लोगों को खुतबा दिया, जो खुतबा हिज्जतुल विदा कहलाया। इसकी तालीमात, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के दरमियान खड़े होकर अल्लाह ताला की हम्द सना बयान की और उनको हकूक अल्लाह के साथ साथ हकूकुल इबाद के बारे में भी आगाह किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से बने थे। किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर कोई फजीलत हासिल नहीं सिवाय तकवा के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुन लो, जाहिलियत की हर चीज मेरे पांव तले रोन दी गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़माने जाहिलियत की तमाम रसूमात के खात्मे का ऐलान किया, जिसके सिलसिले में सबसे पहले आपने अपने चचा हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का सूद जो लोगों के जिम्मे था उसकी माफी का ऐलान फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरे की जान, माल और इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ पर खास जोर दिया। आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई कि तुम लोग औरतों के बारे में अल्लाह से डरो और उनके हकूक अदा करो। आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरे के पसमानदा तबकों और मातहतों के साथ हुस्न सलूक की ताकीद फरमाई। आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान 2 ऐसी चीजें छोड़े जा रहा हूँ कि अगर तुम इन्हें मजबूती से पकड़ रखो तो कभी गुमराह ना होगे। वो अल्लाह ताला की किताब और मेरी सुन्नत है। इसी मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से पूछा कि कल अगर क़यामत के दिन मेरे बारे में सवाल होगा तो तुम लोग क्या कहोगे। तो सहाबा कराम ने अर्ज की कि हम गवाही देते हैं कि बेशक आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया और रिसालत का हक अदा किया और उम्मत की खैर ख्वाही की। फिर आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाई और फरमाया, ए अल्लाह गवाह रहना, ए अल्लाह गवाह रहना, ए अल्लाह गवाह रहना। इस्लाम के असूल आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबात में इरशाद फरमा दिए और हाज़रीन को दीगर मुसलमानों को तक पहुंचाने की तलकीन की। इसी मौके पर मैदान अराफात में ही आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई और तकमील दीन की तकमील मुकम्मल कर दी गई, जिस पर आयत मुबारका का तर्जुमा है, आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम बतौर दीन पसंद कर दिया। उसके बाद है यमन की इस्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का आने से पहले हजरत अली करमुल्लाह वजह को यमन की इस्लाह के लिए वक्तन फवक्तन सहाबा कराम को भेजा करते थे, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को जब रवाना किया तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कोशिशों से वहां के लोगों ने इस्लाम कबूल किया और वहां का पूरा कबीला, हमदान नामी कबीला, दार इस्लाम में दाखिल हुआ। तो वहां पर कुछ लोगों ने उस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अली की इंतजामी कार्रवाइयों के बारे में शिकायत की। तो गदीर खम के हवाले से जहां वो जगह है जहां हज्जाज कराम वापसी पर अपने अपने इलाकों की राह लेते हैं। उस मकाम पर नबी करीम खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया, जिसमें हजरत अली की फजीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया,
मैं जिसका दोस्त हूँ अली भी इसका दोस्त है। ऐ अल्लाह तो उस आदमी को दोस्त रख जो अली को दोस्त रखता है, और जो उससे अदावत रखता है तो भी उससे अदावत रख। इससे मालूम होता है कि हजरत अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजह अल्लाह ताला और इसके रसूल के महबूब और मुकर्रब हैं। इनसे मोहब्बत का ताल्लुक ईमान का तकाजा है और उनसे बुग़्ज़ या कदूरत रखना ईमान के मुनाफी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हिज्जतुल विदा के मौके पर तमाम के तमाम मुसलमानों को ना सिर्फ हकूक़ अल्लाह बल्कि हकूक़ुल इबाद के बारे में मुकम्मल तौर पर आगाही दी। मसावात, हुस्न सलूक, गुलामों से सलूक, औरतों से सलूक और अपने से निचले तबके के साथ हर तरह से मसावी सलूक रखने का हुक्म दिया और दीन की तकमील अल्लाह ताला ने आप पर पूरी कर दी। ये आपका आज का टॉपिक था मुकम्मल। अब हम करते हैं इसके MCQs। पहला आपके पास है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल विदा फरमाया 8 हिजरी में, 9 हिजरी में, 10 हिजरी या 11 हिजरी में? तो आपके पास आंसर इसका है जी 10 हिजरी। नंबर 2 पे है, हज और उम्रे के लिए इकट्ठा एहराम बांधना कहलाता है हज मबरूर, हज किरान, हज तमता और हज अफराद। तो हमारे पास बे है हज किरान, जो मैंने आपको समझाया है आपको। नेक्स्ट है हदी। हदी से क्या मुराद है? कुर्बानी का जानवर, पालतू जानवर, हलाल जानवर, ताकतवर जानवर। तो हदी से मुराद है कुर्बानी का जानवर, अलिफ। नेक्स्ट हमारे पास है, नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल विदा से वापसी पर किस मुकाम पर हजरत अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजह की शान बयान की? जुल हलीफा, हुदैबिया, गदीर खुम या मिना? तो इसका आंसर है गदीर खुम। नंबर 5 पे है, खुतबा हज्जतुल विदा में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से गवाही ली किस चीज की? अलिफ हज अदा करने पर, कुर्बानी करने पर, रिसालत का हक अदा करने पर या नमाज अदा करने पर? तो इसका आंसर है जीम, रिसालत का हक अदा करने पर। अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट आपके पास है, गदीर खुम के हवाले से हजरत अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजह की फजीलत बयान करें। इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, पेज 56 है, सेकंड लास्ट पैराग्राफ है। आप अरबी नहीं करेंगे, आप जस्ट इसका तर्जुमा याद करेंगे। मैं जिसका दोस्त हूँ अली भी इसका दोस्त है। ए अल्लाह तो इस आदमी को दोस्त रख जो अली को दोस्त रखता है, और जो उससे अदावत रखे तो भी उससे अदावत रख। सेकंड आपके पास है, नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल विदा के मौके पर मसावात के हवाले से क्या इरशाद फरमाया? पेज आपके पास है 55, फर्स्ट लाइन लास्ट से। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से बने थे। किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर, किसी काले को गोरे पर और किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत हासिल नहीं सिवाय तकवा के। यहाँ तक शॉर्ट 2। नेक्स्ट है, नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदायत और रहनुमाई के लिए किन 2 चीजों को मजबूती से पकड़ने का हुक्म दिया? पेज 55, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड लास्ट लाइन। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान 2 ऐसी चीजें छोड़ के जा रहा हूं कि अगर तुम इन्हें मजबूती से पकड़े रखो तो कभी गुमराह ना होगे। वो अल्लाह ताला की किताब और मेरी सुन्नत है। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन सारे हो गए। अब आपके पास नेक्स्ट तफसीली सवाल है, हिज्जतुल विदा पर जामिया नोट लिखें। तो इसके लिए आपका पूरा चैप्टर ही इसके लिए लॉन्ग क्वेश्चन में ऐड हो जाएगा। आई होप आज की डायरी आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। इसको अच्छे से याद करें घर में, ताकि आपकी डायरी रोज की रोज आप याद कर सके। फी अमानिल्लाह।